वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 10th। आज जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संस्कृत पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बाबू? संस्कृत। संस्कृत में 3 चैप्टर तक पढ़ा चुके थे। आज जो है चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर में लिखा है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका का मतलब हुआ या अर्थ हुआ संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। संस्कृत साहित्य की आप लोग जानते होंगे कि संस्कृत का मतलब तो संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत क्या है? और देवताओं का भाषा माना जाता है। किसका भाषा माना जाता है? संस्कृत जो है देवताओं का भाषा माना जाता है। और साहित्य का मतलब क्या होता है? तो जो आप कहानी लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, जो कोई नाटक लिखते हैं, समझे उसको हम साहित्यकार कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जो भी बाबू कोई कहानी लिखता है या कोई नाटक लिखता है या कोई कविता लिखता है तो उस व्यक्ति को हम साहित्यकार कहेंगे। क्या कहेंगे? तो संस्कृत साहित्य लेखिका। लेखिका मतलब हो गया कि वह स्त्री है। वह क्या है? लेखक मतलब पुरुष होता है और लेखिका मतलब क्या होती है? स्त्री। यह जो चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है, तो यह एक प्रकार का निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है? एक प्रकार का लेखिकाएं। यहां है लड़की के बारे में। लेखिकाएं मतलब संस्कृत साहित्य जो लेखिकाएं हैं, यहां एक नारी है। एक क्या है? इस जो चैप्टर में नारी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? इस चैप्टर में नारी के बारे में बताया गया है। तो सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं। कहानी नहीं है बाबू, निबंध है। क्या है? संस्कृत पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका में नारी लेखिकाओं के योगदान के विषय में वर्णन किया गया है। ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर है, इसमें जो है नारी के योगदान के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है कि नारी का बाबू यहां कितना बड़ा योगदान है। नारी का कितना बड़ा योगदान है। नारी मतलब स्त्री। ठीक है। नारी लेखिकाओं के योगदान के विषय में वर्णन किया गया है। नारी एवं पुरुष के आपसी सहयोग से समाज रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। कहा गया है यह लाइन कि नारी और पुरुष के आपसी सहयोग से, नारी और पुरुष के यह जो समाज रूपी गाड़ी है यह सुचारू रूप से चलती है। समाज रूपी गाड़ी मतलब समझ में आ रहा है कि समाज जो चलता है वह नारी और पुरुष दोनों के आपसी सहयोग से, दोनों के आप समझे। कोई भी समाज चलता है, कोई भी समाज में क्या आपको लगता है कि खाली पुरुष से समाज चलता है क्या? उसमें नारी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसमें किसका योगदान है? तो बाबू समाज रूपी जो गाड़ी चलती है, जो समाज रूपी गाड़ी का मतलब हुआ कि जो आपका समाज चलता है, जो आपका समाज चलता है वह चलता नारी और पुरुष दोनों से समाज चलता है। ऐसा नहीं कि खाली नारी से चलता है या खाली पुरुष से चलता है, यह दोनों से चलता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए। नारी के बिना पुरुष अपूर्ण रहता है। नारी के बिना कौन अपूर्ण रहता है बाबू? पुरुष अपूर्ण रहता है। नारी के बिना जो है पुरुष क्या है? अपूर्ण है, अधूरा है। नारी के बिना पुरुष क्या है? आप लोग भी बाबू किसी ना किसी के बिना अधूरा होंगे।
अपूर्ण मतलब होता है अधूरा। अपूर्ण मतलब क्या होता है? तो रे बाबू, अभी तुम लोग छोटा बच्चा है, तुम किसके बिना अपूर्ण है? तो कहिए कि शिक्षा के बिना सर। किसके बिना? अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है, वह अधूरा है। तो अभी आप लोग किसके बिना अपूर्ण है? शिक्षा के बिना। जब आप पुरुष हो जाइएगा, जब आप यंग हो जाइएगा, तब आप नारी के बिना अपूर्ण रहिएगा। न आपके समाज जो आपका जो गृहस्थी चलेगा वह किसके बिना? मतलब कि नारी से ही आपका समाज चलेगा, गृहस्थी चलेगा। न आपका जो है वंश बढ़ेगा किससे? नारी से। ठीक है बाबू। और अभी जो आप शिक्षा के बिना अपूर्ण है, और पुरुष किसके बिना अपूर्ण है? याद रखिएगा, पुरुष जो है नारी के बिना अपूर्ण है। पुरुष किसके बिना अपूर्ण है? नारी के बिना। सुनिए, संस्कृत वांग्मय में एक से एक महान विदुषी हुई है। विदुषी का मतलब होता है जो लड़का जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको विद्वान कहते हैं। जो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होती है उसको हम विदुषी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विदुषी। तो संस्कृत वांग्मय में एक से एक महान विदुषी हुई है, जिन्होंने नारी जगत का सिर ऊंचा किया है। एक से एक महान विदुषी हुई है। विदुषी मतलब लड़की बहुत एक से एक हुए हैं, और वह नारी जगत का क्या हुआ है? सर ऊंचा किए हैं। सर ऊंचा किए हैं। ठीक है। अगर कोई लड़की कोई बड़ा काम कर देता है, वह प्रत्येक लड़की का सर क्या कर देता है? ऊंचा कर देता है। जैसे कोई टीचर खूब अच्छा पढ़ाते हैं, किस अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वह दूसरे भी टीचर का सर क्या कर देता? ऊंचा कर देता। और कोई टीचर गलत काम कर देता है, वह दूसरे भी टीचर का सर क्या कर देता? झुका देता। अगर आप लड़का हैं, कोई अच्छा काम कीजिएगा, समाज में अच्छा काम कीजिएगा, तो हर एक लड़का का सर आप क्या कर दीजिएगा? ऊंचा कर दीजिएगा। जिस समाज में रहिएगा, जिस गांव में रहिएगा, जिस देश में रहिएगा, जिस राज्य में रहिएगा, उस राज्य का नाम क्या कर दीजिएगा? आप ऊंचा कीजिएगा। कहें अगर आप कोई गलत व्यवहार कर दीजिए, तो आप जिस समाज में रहिएगा, जिस राज्य में रहिएगा, जिस जिला में रहिएगा, जिस देश में रहिएगा, उस देश, राज्य, जिला, गांव का सर क्या कर दीजिएगा? नीचा कर। अगर गलत व्यवहार कीजिएगा तो ऊंचा कीजिएगा? नीचा। तो नारी एक से एक विदुषी हुई है, जो नारी का सर क्या कर दिया है? ऊंचा कर दिया। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धियों में स्त्रियों का योगदान रहा है। संस्कृत जो साहित्य में नारियों का योगदान कब से रहा है? प्राचीन काल से ही। कब से रहा है? प्राचीन काल से ही। ठीक है। इन लेखिकाओं ने वैदिक युग से आधुनिक समय तक संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अहम भूमिका निभाई है। अब कहते हैं वैदिक युग किसको कहते हैं? वैदिक युग किसको कहते हैं? वैदिक युग का मतलब होगा कि जिस समय वेदों को लिखा जाता था। आप लोग जानते होंगे कि वेद कितने प्रकार के हैं? कोई बच्चा बता सकते हैं? हाँ, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो नारियों का योगदान जो है प्राचीन काल से ही है। संस्कृत साहित्य में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृत साहित्य में नारियों का योगदान कब से है? प्राचीन काल से ही है। ठीक है। कि इन लेखिकाओं ने वैदिक युग से आधुनिक समय तक संस्कृत साहित्य में संवर्धन में अहम भूमिका निभाई है। इस पाठ में उन्हीं प्रसिद्ध लेखिकाओं के महत्व एवं योगदान का वर्णन है। उन्हीं जो कि बाबू जो सब लेखिकाओं ने अहम भूमिका निभाई है संस्कृत साहित्य में, जो सब लेखिकाओं ने अहम भूमिका निभाई है, उसी का इस चैप्टर में वर्णन है। उसी लेखिकाओं का इस चैप्टर में क्या है बाबू? जो लेखिकाएं अहम भूमिका निभाई है संस्कृत साहित्य में, उन्हीं सब लेखिकाओं का इस चैप्टर में वर्णन है।
कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बाबू पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्धि किया गया है। वैदिक काल से आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों के रचने एवं रक्षा करने में पुरुष के समान स्त्रियां भी सहयोगिनी रही है। देखिए, रचने एवं रक्षा करने में कि रे बाबू अभी हम कोई चीज कॉपी में लिख देते हैं, क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो उस कॉपी की लिखावट को हमें रक्षा भी करना चाहिए। रक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि हम लिख दिए कहीं भी छोड़ देंगे क्या? आपको हम जिस चीज की पढ़ाई करवा रहे हैं, संस्कृत, अगर हम क्वेश्चन लिखवा दिए और लिख लिए, लिखने के बाद क्या उस कॉपी की आप रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो रे बाबू कि संस्कृत साहित्य या वेद को लिखने एवं रक्षा करने में नारी एवं पुरुष दोनों का योगदान है। अभी तो बाबू हम कोई चीज लिख लेते हैं और नेट पे क्या कर देते हैं? चढ़ा देते हैं। वह समझे कि सुरक्षित रह गया। उस टाइम कोई बड़ा बड़ा मोटा मोटा बुक होता था, उस पे लिखता था और उस कॉपी या उस बुक को रक्षा करता था। उस बुक की क्या करता था? रक्षा करता था बाबू। समझे कि संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्धि किया गया। वैदिक काल से, वैदिक काल किसको कहते हैं? जिस टाइम वेदों का समय था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक काल किसको कहेंगे, तो जिस टाइम वेदों का समय था, जिस टाइम वेद लिखा जाता था, उस समय को वैदिक काल कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं? वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों के रचने एवं रक्षा करने में पुरुष के समान स्त्रियां भी सहयोगिनी रही है। वैदिक युग में ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। वैदिक समय में ऋषि एवं ऋषि की पत्नी वेद जो लिखते थे, कौन लिखते थे? ऋषि लोग। और ऋषि की पत्नी दोनों जो वेद लिखते थे, जो वेद समय जो मंत्र होते थे, ऐसा नहीं बाबू खाली ऋषि वेद लिखते थे, ऋषि की पत्नी भी वेद लिखती थी। ऋषि की पत्नी भी मंत्र लिखती थी, वेद लिखती थी। कहीं कोई दिक्कत बाबू? तो अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखिए यहां दिया गया है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लेखित है। ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। बैठने दीजिए। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24। और अथर्ववेद में 5। सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24। और अथर्ववेद में 5। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। समझ में आ गया कि यहां दिया गया है कि ऋग्वेद में 24 महिलाएं और अथर्ववेद में 5 महिलाएं वर्णन है। सुनिए, अथर्ववेद में 5 जो महिलाएं हैं उसका नाम दिया गया है यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, भगाम्भृणी आदि आदि। मतलब अथर्ववेद में जो है 5 महिलाओं हैं, 5 का नाम दिया है। तो देखिए बाबू, हम संस्कृत ना पढ़ के हम हिंदी में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेकिन इतना सा याद रखिएगा कि हम संस्कृत की एक भी पंक्ति छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है? जहां से भी क्वेश्चन बनता है वहां से क्वेश्चन हम लिखे। कहीं कोई दिक्कत? एक भी लाइन हम छोड़े नहीं है बाबू। तो याद रखिए, पहले हम सुना देते हैं तब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बृहदरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी
पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया है। अब क्वेश्चन होता है कि उपनिषद जानते, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। 108 उपनिषद है ना, तो 108 उपनिषद का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो एक नाम दिया है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में एक जो है याज्ञवल्क्य है। ये क्या है? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया है। एक दार्शनिक सिद्धांत जो है किसने निरूपित किया है? मैत्रेयी ने। देखिए, मैत्रेयी ने, एक लड़की का नाम है मैत्रेयी। एक लड़की का क्या नाम है? मैत्रेयी। मैत्रेयी जो थी किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य। फिर सुनिए, मैत्रेयी नाम सुन लीजिए, दो चार और बोल दीजिए। थोड़ा सा इस जो चैप्टर में जो है नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, कठिन है, जटिल नाम है, बड़ा बड़ा नाम है, ऐसा नाम है जो कि आप लोग नहीं सुने होंगे। तो देखिए, मैत्रेयी, एक लड़की का नाम है मैत्रेयी। एक लड़की का क्या नाम है? मैत्रेयी। मैत्रेयी जो है किसकी पत्नी है? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है। मैत्रेयी ने क्या लिखा है? दार्शनिक सिद्धांत। क्या लिखा है? और यह दार्शनिक सिद्धांत कहां मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। कहां मिलता है बाबू? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद। मारेंगे तू तो नहीं जाता है, इधर आने के लिए बोले बाबू, सीधा ध्यान इधर करना है। तो देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया। क्या याद हुआ यह लाइन कि रे बाबू, एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया। कौन सा सिद्धांत निरूपित किया है? दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया। चलिए आगे पढ़ते हैं बाबू। और जिसमें याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। याज्ञवल्क्य की क्या मिलती है? याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? रे बाबू, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्मज्ञान की शिक्षा दी थी। जैसे बहुत सा जो है पति जो है अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। बहुत सा जो है पति अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। उसी प्रकार से याज्ञवल्क्य था, वह अपनी पत्नी को आत्मज्ञान की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? हाँ, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्मज्ञान की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? हाँ। चलिए, जनक की राजसभा में शस्त्रार्थ में परमगत गार्गी जैसी विकृत थी। देखिए, एक जनक का सभा, राजा जनक का नाम सुने हैं? राजा जनक कौन थे? हाँ, सीता माता जो थे, सीता माता जो थी, उसके जो पिता जो थे वही राजा जनक थे। राजा क्या थे? राजा जनक के सभा में एक लड़की थी गार्गी। एक लड़की कौन थी? जैसे कि राजा जनक, जैसे कि हम राजा हैं, हम क्या हैं? राजा। और उसके बीच में देखते होंगे कि कुर्सी बैठता होगा और बहुत से बड़े बड़े मंत्री या बहुत से बड़े बड़े राजा या बहुत बड़े बड़े विद्वान सब आके बैठते हैं उस कुर्सी पे, नहीं बैठते हैं? उसको राजा का सभा कहते हैं। उसी प्रकार से राजा जनक की सभा में एक लड़की थी गार्गी। कौन थी? तो याद रखिएगा कि राजा जनक के सभा में कौन लड़की थी? गार्गी। अब देखिए, उसको बैठने के लिए कुर्सी देता था बगल में राजा जनक। काहे बैठने के लिए देता था? ये किसी न किसी चीज में कुशल होगा।
कुशल का वह शास्त्रों में कुशल थी। वह किसमें कुशल थी? कुशल का मतलब होता है जैसे कि आप पढ़ने में कुशल हैं, कोई खेलने में कुशल है, कोई दौड़ने में कुशल है। कुशल का मतलब होता है कि वह किसी ना किसी काम में परफेक्ट है। वह क्या है? परफेक्ट है। कोई कोई देखते होंगे कि बोलने में ज्यादा परफेक्ट होता है, वो कहता है कि तुम बोलने में जितना तेज है ना, उतना काश तुम पढ़ने में तेज होता ना। तो कुशल था। गार्गी किसमें कुशल थी? शास्त्रों में। गार्गी किसमें कुशल थी बाबू? शास्त्रों में वह कुशल थी। और गार्गी किसके सभा में बैठती थी? हाँ, क्वेश्चन आएगा कि राजा जनक के सभा में कौन बैठती थी? गार्गी बैठती थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री। मैत्री ने क्या निरूपित किया था? दार्शनिक सिद्धांत। और दार्शनिक सिद्धांत किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। रे बाबू, आप काहे के लिए कुछ करते हैं, हिलाते हैं? हिल गया कि ज्यादा की? चलिए चलिए। बृहदारण्यक। और याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? आत्मज्ञान की शिक्षा दी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? आत्मज्ञान की शिक्षा दी। फिर आगे पढ़ते हैं बाबू। अब देखिए, महाभारत, ये तो राजा जनक के बारे में पढ़ लिए। अब क्या पढ़ते हैं? महाभारत। महाभारत में भी वेदांत का ज्ञान रखने वाली अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है। वेदांत का ज्ञान रखने वाले अनेक स्त्रियों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत, देखिए संस्कृत जो होता है दो प्रकार का होता है। संस्कृत कितने प्रकार का होता है? एक होता है वैदिक संस्कृत, एक होता है लौकिक संस्कृत। एक क्या होता है? संस्कृत दो प्रकार का होता है। एक होता है वैदिक संस्कृत, एक क्या होता है? लौकिक संस्कृत। संस्कृत कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत के दो भाग होते हैं। एक होता है वैदिक संस्कृत, एक क्या होता है? लौकिक संस्कृत। तो सुनिए, अब राजा जनक के बारे में हम पढ़ लिया। अब महाभारत में भी कहता है, महाभारत में भी अनेक प्रकार की स्त्रियों का वर्णन है। महाभारत में भी अनेक प्रकार के किसका वर्णन है? स्त्रियों जो वेदों का ज्ञान रखता हो। वर्णन तो उसी का ना होगा जो किसी ना किसी चीज में कुशल होगी। अब ऐसा नहीं है ना बाबू, जो किसी चीज में कुशल ना हो और उसका वर्णन हो जाए। तो देखिए, राजा जनक सब जो अपनी सभा में रखते होंगे तो उसी को रखते होंगे जो कुशल होंगे। अगर महाभारत में वर्णन उसी स्त्री का होगा जो किसी न किसी चीज में क्या होंगे? कुशल होंगे। तो महाभारत में भी बहुत सा स्त्रियों का वर्णन है कि जो बाबू वेदों में क्या थे? कुशल थे। वेदों में क्या थे? हाँ। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर पाए जाते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? 40 कवित्रियों का। कितनी कवित्रियों का वर्णन है? याद रखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? 40 कवित्रियों का वर्णन है। याद रखिएगा, हम बार बार क्वेश्चन यहां पूछेंगे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? जो लौकिक संस्कृत साहित्य है ना, उसमें 40 गो कवित्रियों का वर्णन है। मतलब 40 गो लड़की का क्या है? वर्णन है। जैसे कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24। अथर्ववेद में कितने? 5। और लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने? 40। याद रख लीजिएगा कि ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। और कितना पद मिलते हैं? तो 150 पद मिलते हैं। 150। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने पद मिलते हैं? 150। 100। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने पद मिलते हैं? 150 पद मिलते हैं। कहीं कोई दिक्कत? और वह अब देखिए, 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर पाए जाते हैं, जिनमें विजयांका का प्रथम कल्प विद्यमान है।
देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है 40 कवित्रियां थी, जिसमें एक नंबर में कौन था, जैसे कि 40 गो लड़की है, 40 विद्वान है लौकिक संस्कृत साहित्य का, लेकिन उसमें भी से एगो प्रथम जो था वह था विजयंका। कौन था? विजयंका। कौन था? जैसे आप लोग तेज है पढ़ने में, किसी ना किसी का तो फर्स्ट रोल नंबर होगा, इसमें किसी का फर्स्ट रोल नंबर है? नहीं है। तो सुनिए, बिट्टू का है, आपका फर्स्ट रोल नंबर है, चलिए ठीक। रोल नंबर नहीं जानते हैं? जैसे 1 2 3 नाम लिखा ना होता है बाबू स्कूल में, हाँ, तब तो आप फर्स्ट हैं कि आपका जो रोल नंबर, अगर आपके स्कूल में 40 गो लड़के होंगे, उसमें से फर्स्ट कौन होंगे? आप, बिट्टू। उसी प्रकार से लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियां थी, उसमें प्रथम स्थान जो था किसका था? विजयंका का। विजयंका नाम की एक लड़की थी। विजयंका नाम की क्या थी? देखिए, नाम भी विजयंका और विजय भी प्राप्त किए थे। देखिए, विजयंका वह श्याम वर्ण की थी। देखिए, श्याम वर्ण जानते हैं? जैसे कृष्ण भगवान किस रंग के हैं? श्याम रंग। श्याम मतलब होता है सांवला रंग। श्याम मतलब क्या होता है? जैसे कृष्ण भगवान, एक होता है कि गोरा, एक होता है कि बहुत जैसे कि तावा जैसा करिया, एक होता है कि सांवला। एक क्या होता है? एक होता है कि दूध जैसा गोरा, एक होता है कि तावा जैसा काला, एक होता है कि सांवला। अरे बाबू, ये क्या होता है? तो आप लोग याद रख लीजिए कि कृष्ण भगवान, आप लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान किस रंग के थे? सांवला था। श्याम वर्ण मतलब रंग होता, वर्ण मतलब क्या होता है? तो बाबू, उसी प्रकार से विजयंका जो थी वह श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी? विजयंका का रंग कैसा था? श्याम वर्ण का था। कैसा था? श्याम वर्ण का था, जो इस पद से स्पष्ट रूप में पता चलता है। नीले कमल के समान श्याम वर्णा विजयंका को ना जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला दांडी द्वारा व्यर्था कहा गया। विजयंका जो था नीले कमल के समान था। कमल का फूल देखे हैं? एक को नीला कमल का फूल खिलता है, एक को अच्छा नहीं मिलता होगा, मतलब वही बोला है। एक को उजला कमल का फूल खिलता है, एक को नीला भी खिलता है। हाँ, तो कलर अलग अलग कलर का होता है। तो अब सुनिए, नीले कमल के फूल, यहां संस्कृत में, अरे बाबू, संस्कृत में आपके पाठ में विजयंका को नीले कमल के समान बताया। किसके समान? किसको बताया नीले कमल के समान? विजयंका को यह बताया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री थी और 40 कवित्री में विजयंका प्रथम थी। वह श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी? वह नीले कमल के समान था। वह नीले कमल के समान था। तो देखिए, कवित्री विजयंका की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। वह श्याम वर्ण की थी। कवित्रियों में वह प्रथम मानी जाती थी। जितनी भी कवित्री थी ना, उसमें से प्रथम माना जाता था। जैसे 40 विद्यार्थी है यहाँ पे, उसमें से प्रथम हम बिट्टू को मान लिए, भाई प्रथम है। अब बिट्टू कैसा रंग का था? श्याम रंग का, श्याम वर्ण का है। या नीले कमल के समान है, या किसके समान है? नीले कमल के समान है। और एक व्यक्ति था दांडी। एक व्यक्ति कौन थे? दांडी। एक व्यक्ति था दांडी। दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। दांडी ने जैसे कि विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती का, मतलब सरस्वती माता की तुलना उससे कर दिया। जैसे न कहता है अगर तुम खूब पढ़ने में तेज है, तो कहता है अरे इस पे तो साक्षात सरस्वती का वास है। अगर बिट्टू खूब पढ़ने में तेज है, हम कह सकते हैं रे बाबू इस पे जो है साक्षात सरस्वती माता की वास है। उसी प्रकार से कवित्री तो 40 तेज थी, उसमें प्रथम स्थान कौन थी? विजयंका। विजयंका का रंग कैसा था? श्याम वर्ण का।
उसको एक व्यक्ति दांडी थी, उन्होंने उसको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। क्या कहा दांडी ने? सर्व शुक्ला सरस्वती का मतलब हो गया कि उसको जो है सरस्वती माता से तुलना कर दिया। उसको किससे तुलना कर दिया? सरस्वती माता से तुलना कर दिया। सुनिए, तात्पर्य कि निर्मल बुद्धि ही श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकती है। निर्मला बिजंका जो था वह निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि का मतलब क्या होता है? ठंडा दिमाग कि गरम दिमाग? रे बाबू, गरम दिमाग का व्यक्ति वह अच्छा से तेज, वह अच्छा दिमाग नहीं लगा सकता। क्या लगा सकता है? ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो होंगे वह निर्मल बुद्धि वाले होंगे। कैसे बुद्धि वाले होंगे? निर्मल बुद्धि वाले होंगे। बिजंका का रंग श्याम था, ना उसके काव्य का रंग श्याम था। देखिए, कहा गया है जो वह काव्य लिखता था उसका रंग श्याम नहीं था, बिजंका का रंग श्याम था। अब इसका मतलब यह नहीं समझना है कि जो लिखता था वही काला था, काला अक्षर भैंस के बराबर, ऐसा नहीं बाबू। मतलब बिजंका श्याम वर्ण की थी। बिजंका किस वर्ण की थी? दांडी ने उसके काव्य के बारे में कहा, ना कि कवित्री के बारे में कहा। उनका समय 8वीं शताब्दी का अनुमान किया जाता है। जो बिजंका जो था किस शताब्दी की थी? 8वीं शताब्दी। शताब्दी का मतलब जानते हैं? यह कौन सा शताब्दी चल रहा है? यह 21वीं शताब्दी चल रहा है। सुनिए, शताब्दी का मतलब क्या था? 1 से लेके 100 तक, 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। जैसे एक वर्ष, पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहला शताब्दी हुआ। ये कितना शताब्दी हुआ? तो 100 वर्ष तक हो गया, ये पहला शताब्दी खत्म हो गया। अब 100 जो 1 चलेगा, 102 चलेगा, 103 चलेगा, वह कितना शताब्दी चलेगा? दूसरा शताब्दी। 200 तक दूसरा शताब्दी खत्म। 201 जो चलेगा, 202 चलेगा, वह तीसरा शताब्दी चलेगा। तो 2000 तक में जो है ये 2000 जो होता है क्या 100? 2000। तो कभी 2000 आया होगा तो 20 शताब्दी खत्म हो गया। ये जो अभी चल रहा है ये 2025 जो चल रहा है 21वीं शताब्दी होगा। जैसे 2100 पूरेगा 21वीं शताब्दी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तब क्या शताब्दी चलेगा? 22वीं शताब्दी। अभी जो चल रहा है ये कितनी शताब्दी चल रहा है? 21वीं। ये जो बिजंका जो थी किस शताब्दी की थी? 8वीं शताब्दी की थी। बिजंका किस शताब्दी की थी? सुनिए, बिजंका 8वीं शताब्दी की थी। अनुमान किया जाता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही बिजंका थी। अनेक लोगों का मानना है कि बिजंका कौन थी। देखिए, किसी किसी का मानना है कि चालुक्य वंश जो है एक वंश, चालुक्य वंश का जो राजा था चंद्रादित्य, की रानी का नाम विजय भट्टारिका थी। कौन थी? और वही विजय भट्टारिका ही कहता है कि बिजंका थी। बहुत लोगों का मानना है कि चालुक्य वंश का राजा चंद्रादित्य जो था उसी की रानी विजय भट्टारिका थी, और उसी को हम क्या कहते हैं? बिजंका। उसी को हम क्या कहते हैं? बिजंका। यह सही है या गलत है, यह अभी अनुमान सही नहीं है। कहीं कोई दिक्कत? तो वह कहता किसी का चालुक्य वंश का राजा कौन था? चंद्रादित्य, याद रखिएगा। और चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। हाँ, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रादित्य किस वंश का राजा था? चालुक्य वंश का। बहुत लोगों का मानना है जय कि बिजंका कौन थी? बिजंका, तो किसी किसी का मानना है कि बिजंका जो थी चालुक्य वंश का राजा चंद्रादित्य जो था ना, उसी के पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका। उसी को हम बिजंका कहते हैं। लेकिन यह सही है या गलत है या पता अनुमान लगा जाता है। चलिए सुनिए, कुछ और शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रमा आदि दक्षिण भारत संस्कृत लेखिकाओं के कविताएं प्रसिद्ध हैं। तो सुनिए, कुछ का नाम दिया है, कुछ का क्या दिया है? जैसे है शीला भट्टारिका।
पूछा जाए क्वेश्चन कि शिला भट्टारिका कहाँ के थे, तो दक्षिण भारत के। कहाँ के? देव कुमारिका कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। राम भद्रम्मा कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। तो रे बाबू, जहां तक अभी हम बके ना, उसका कुछ क्वेश्चन जो है मेन जो क्वेश्चन लाइन बाय लाइन जहां से क्वेश्चन बन सकता था हम बनाए और आपके जो है बोर्ड पे लिखा गया है। तो हम यह सभी क्वेश्चन को एक बार क्या करते हैं, पढ़ देते हैं और उसके बाद आपको बताना है कि हम कितना क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। साहब सुनिएगा ध्यान से, अब बाबू ध्यान से सुनना है और हल्ला नहीं करना है बाबू। चलिए क्वेश्चन समझना है। चैप्टर देखिए 4 है। पहला क्वेश्चन है कि समाज रूपी गाड़ी सुचारू रूप से कैसे चलती है। ये देखिए क्वेश्चन हम फिर बोल रहे हैं, समाज रूपी गाड़ी सुचारू रूप से कैसे चलती है? नारी एवं पुरुष के। फिर देखिए अगला है, संस्कृत में किसका योगदान है? दोनों का। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि संस्कृत साहित्य में किसका योगदान है? नारी एवं पुरुष दोनों का। अच्छा ये छोड़ दिए, किसके बिना पुरुष अपूर्ण रहता है? नारी मतलब स्त्री के बिना। किसके बिना पुरुष अपूर्ण रहता है? नारी के बिना। संस्कृत में किसका योगदान है? नार एवं पुरुष। अच्छा रे बाबू, नर एवं पुरुष, नर मतलब तो हो गया पुरुषे रे, नारी में होगा नारी एवं पुरुष दोनों का, नारी एवं पुरुष। चलिए आगे है, सभी भाषाओं की रचना में किसका योगदान है? नारी। नर मतलब पुरुषे होता है रे बाबू, हम नरे लिख दिए हैं, नारी। सभी भाषा, जितना भी भाषा आप लोग जानते होंगे, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, भोजपुरी है, तो इस जितना भी भाषा है उसमें नारी एवं पुरुष दोनों का योगदान है। नारी एवं पुरुष कि एक का योगदान होता है? दोनों का योगदान है। तो वही क्वेश्चन लिखे हैं कि सभी भाषाओं की रचना में किसका योगदान है? नारी एवं पुरुष दोनों का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य को समृद्धि बनाने में महिलाओं का योगदान कब से है? प्राचीन काल से। प्राचीन काल का मतलब बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने समय से है। सुनिए, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं की चर्चा है? यहां देखिए बिट्टू, कॉपी मत उठाए, जब देखिए ऋग्वेद में कितनी महिलाओं की चर्चा है? क्या याद होगा ना कि ऋग्वेद में 24 महिलाओं की चर्चा है। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं की चर्चा है? अथर्ववेद में कितनी महिलाओं की चर्चा? उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। अब देखिए, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? हम बताएं हैं कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? हाँ। दार्शनिक सिद्धांत किसने निरूपित किया? हाँ। मैत्री किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री थी। घुमा फिरा के क्वेश्चन हम दिए हैं इस प्रकार। मैत्री ने किस उपनिषद में दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्मज्ञान की शिक्षा दी। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला, याज्ञवल्क्य ने आत्मज्ञान की शिक्षा किसको दी? अपनी पत्नी एक ना। अच्छा, राजा जनक की सभा में कौन बैठती थी? गार्गी। राजा जनक के सभा में कौन बैठती थी? राजा जनक की सभा में कौन बैठती थी? हाँ। गार्गी किसमें कुशल थी? गार्गी जो थी शास्त्रों में कुशल थी।
गार्गी किसमें कुशल थी? महाभारत में किसकी चर्चा है? सुलभा का। महाभारत में किसकी चर्चा है? एक महाभारत में लड़की थी सुलभा, उसकी चर्चा है। कहीं कोई दिक्कत? महाभारत में किसकी चर्चा है? लौकिक संस्कृत में कितनी कवित्रियों की चर्चा है? लौकिक संस्कृत में कितने कवित्रियों की चर्चा है? लौकिक संस्कृत में कितने कवित्रियों की चर्चा है? लौकिक संस्कृत के 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयंका। प्रथम कल्पा कौन थी? 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयंका। विजयंका किस रंग की थी? श्याम वर्ण की। विजयंका किस वर्ण की थी? लौकिक संस्कृत में कितने पद हैं? लौकिक संस्कृत में कितने पद हैं? 150 पद हैं। उसके बाद सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहते हैं? दांडी ने विजयंका को ही ना सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। अच्छा, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहते हैं? विजयंका। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दांडी ने। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दांडी ने। नीलोत्पदल श्यामा। नीलोत्पदल श्यामा का मतलब हुआ कि नीले कमल। नीले किसे कहा जाता है? विजयंका को। नीले कमल के समान किसको कहा जाता है? हाँ, नीले कमल के समान किसको कहा जाता है? विजयंका किस शताब्दी की थी? 8वीं शताब्दी की थी। किसका मानना था कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका है? बहुत लोगों का मानना था। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? राजा चंद्रादित्य की। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा, ये सभी कहां की कवित्री है? जहां तक अभी तक हम बके हैं वहां तक क्वेश्चन हम लिख दिए। याद रख लीजिएगा बाबू कि चंद्रादित्य किस वंश का राजा था? चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। एक विजयनगर का राजा था। विजयनगर के क्या था? वह संस्कृत भाषा के लिए, संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किया। क्या किया? विजयनगर का राजा जो था, विजयनगर का, ये जो संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत क्या किया? प्रयास किया। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। अंतःपुर में। अब कहे कि अंतःपुर किसको कहते हैं? अंतःपुर राजा सबका एक अंतःपुर होता था। राजा सबका क्या होता था? अंतःपुर का मतलब हुआ कि वहां ढेरी महिला सब रहती थी बैठे हुए। वो अकेले राजे जा सकता है और दूसरा कोई पुरुष नहीं जा सकता था। तो वहां जितना भी संस्कृत भाषा का लोग थे, लिखने वाला, सबको अंतःपुर में दे दिया कि आप लिखिए, रचना कीजिए संस्कृत भाषा को। उस महिला सबको दे दिया अंतःपुर में कि कोई पुरुष आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप इसी अंतःपुर में रहिए और संस्कृत भाषा लिखिए। ठीक है? वेद की रचना कीजिए, कहानी लिखिए, कथा लिखिए, यही सब। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी। क्वेश्चन आएगा, कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की रानी गंगा देवी। गंगा जो है कंपन करता है नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा, कंपन राय की जो पत्नी थी गंगा देवी थी।
मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घट के आश्रय में रचना की। गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। मतलब उसका पति जो था जीत गया था, कहीं विजय हुआ था, उसी विजय पे आधारित गंगा देवी जो है लिखा था कहानी, मतलब एक रचना की, मधुरा विजयम काव्य की रचना की। मधुरा विजयम काव्य की क्या की? कौन? गंगा देवी। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंपन राय की। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? गंगा देवी कंपन राय की पत्नी थी। उन्होंने जो है अपने पति के लिए एक काव्य की रचना की। उस काव्य का नाम था मधुरा विजयम। उस काव्य की क्या नाम था? सुनिए, उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय, उसी के राय में एक राजा था अच्युत राय। क्या था? कि रानी तिरुलंबा ने बड़ दाम्बिका परिणामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। अच्युत राय की पत्नी थी तिरुलंबा। हाँ, कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? और अच्युत राय की पत्नी थी तिरुलंबा। ने बड़ दाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। चंपू काव्य की, उसमें संस्कृत गद्य की छठा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ। इस समय संस्कृत लेखिकाओं में क्षमा राव नामक एक विदुषी अति प्रसिद्ध है। इस समय जो है आधुनिक काल में एक लेखिका थी पंडित क्षमा राव, जो अभी क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। पंडित क्षमा राव। पंडित कौन? उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता पर जीवन चरित्र पर शंकर चरितम की रचना की। इस समय जो है पंडित क्षमा राव एक विदुषी है, मतलब लड़की है, बहुत विदुषी मतलब विद्वान है। उन्होंने अपने पिता के चरित्र के बारे में लिखा चरितम। तो वह चरितम कौन था? उसके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग। शंकर पांडु चरितम वो लिख दिया। कौन? पंडित क्षमा राव। पंडित क्षमा राव। सुनिए, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति आदि उनके गद्य पद ग्रंथों की रचना की। संप्रति लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकार, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण करते हैं। तो यह कहानी हम पढ़ चुके हैं, पूरी कहानी। अब इस पे जो आधारित क्वेश्चन है हम देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। कहां के राजा ने संस्कृत को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए? विजयनगर के। कहां के राजा ने संस्कृत को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए? तो विजयनगर के राजा ने। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी ने क्या लिखा? मधुरा विजयम। वह अपने पति के बारे में लिखा। उसका पति कहीं विजय किया था, उसी के बारे में लिखा मधुरा विजयम। कंपन राय किस समय का था? 14वीं सदी के या शताब्दी के? 14वीं सदी के। गंगा देवी ने किसके ऊपर लिखा? अपने पति। स्वामी। स्वामी किसको कहते हैं? अपने पति को नहीं ना।
अपने पति के ऊपर। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुलंबा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय किस समय का था? अच्युत राय किस समय का था? तिरुलंबा ने कौन सी रचना लिखी है? चंपू काव्य। कौन सी रचना लिखी है? तिरुलंबा ने कौन सी रचना लिखी है? संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा पद लिखने वाली कौन है? हाँ, संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा पद लिखने वाली कौन है? तिरुलंबा। कौन है? तिरुलंबा। आधुनिक काल की प्रसिद्ध लेखिका कौन है? क्षमारा। आधुनिक काल की, इस काल का प्रसिद्ध लेखिका कौन है? पंडित क्षमारा। इस काल का, आधुनिक काल का जो है प्रसिद्ध लेखिका कौन है? पंडित क्षमारा के पिता कौन थे? शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग। अच्छा, शंकर चरित्रम किसकी रचना है? क्षमारा। यह अपने पिता के चरित्र पर कहानी लिखा है। कहीं कोई दिक्कत? गांधी दर्शन से कौन प्रभावित हुए? गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन कौन सी रचना लिखी? सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, यह सब इन्होंने लिखा गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल मतलब अभी की संस्कृत लेखिका कौन है? वनमाला भवालकारी, मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित। पुष्पा, देखिए कुछ और क्वेश्चन है। चंद्रादित्य किस वंश के थे? जो क्वेश्चन लगा कि नहीं एक बार लिखा देते हैं। मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की थी? अच्युत राय का शासन काल था 16वीं शताब्दी, मतलब 16वीं शताब्दी। ये 16 संस्कृत में लिखा है। 16 क्या लिखा हुआ है? संस्कृत में। सत्याग्रह गीता की रचना किसने की? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? तो रे बाबू, क्वेश्चन प्लस कहानी हम दोनों पढ़ा चुके हैं। जो भी बाबू वीडियो के माध्यम से देख रहा है या देख रही है, उन सभी बच्चों से विनती है, रिक्वेस्ट है, नर्म निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा दबा दीजिए। ठीक है, तो बाय।